नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 36 का समरी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका इकाई 10 यूनिट 10 का पार्ट है। और स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र्योत्तर विकास, तो स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र्योत्तर विकास अध्याय आपका 33 से लेकर 39 के बीच में। ठीक है, तो आपका जो है अध्याय 33 से लेकर 39 आपका इकाई 10 में दिया गया है। तो आज हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपका है चैप्टर नंबर 36, अध्याय 36, राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास। तो आपका राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका समरी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका समरी। इसका भी समरी लास्ट पेज में नहीं दिया गया, इसको हम लोग खुद से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत की सुस्थापित राजनीतिक संलग्नता एक ऐसा कारक रही जिसने भारत की बाहरी दुनिया से अंतक्रिया को सुसाध्य बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य और 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था। तो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत की सुस्थापित राजनीतिक संलग्नता एक ऐसा कारक रही जिसने भारत की बाहरी दुनिया से अंतरक्रिया को सुसाध्य बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य और 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 1920 के दशक में भारत राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संस्थापक सदस्य था। तो 1920 के दशक में भारत राष्ट्र संघ, ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संघ का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर है। तो 1880 से प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं। 1880 से 1880 से प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं क्या थी। 1880 से प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं। तो 1878 के बाद अंग्रेजों ने अनेक विस्तारवादी अभियान किए जिनका राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया और इन अभियानों में सम्मिलित थे। तो 1878 के पश्चात अंग्रेजों ने अनेक विस्तारवादी अभियान किए जिनका राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया और इन अभियानों में सम्मिलित थे। ठीक है, तो द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880। 1882 में इंग्लैंड द्वारा मिस्र में कर्नल अराबी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए सेनाएं भेजना। 1885 में बर्मा का कंपनी स्वराज्य विलय और 1890 के दशक में रूस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में किए गए विभिन्न प्रयास। ठीक है, तो 1878 के बाद अंग्रेजों ने अनेक विस्तारवादी अभियान किए जिनका राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। इन अभियानों में सम्मिलित थे द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 तक। 1882 में इंग्लैंड द्वारा मिस्र में कर्नल अराबी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए सेनाएं भेजी गई। 1885 में बर्मा का कंपनी साम्राज्य में विलय। 1890 के दशक में रूस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में किए गए विभिन्न प्रयास। और राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय कबीलों द्वारा किए गए प्रतिरोध का समर्थन किया था। तो राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय कबीलों के द्वारा किए गए प्रतिरोध का समर्थन किया था। राष्ट्रवादियों ने उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत की। तो राष्ट्रवादियों ने उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत की। 1897 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सी शंकर नायर ने कहा, हमारी वास्तविक नीति शांति की नीति है। तो राष्ट्रवादियों ने उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत की। 1897 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सी शंकर नायर ने कहा, हमारी वास्तविक नीति शांति की नीति है। ठीक है, इस प्रकार 1880 से लेकर 1914 के दौरान उभरती विचारधारा थी। पहला, उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे राष्ट्रों से घनिष्ठता, जैसे रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा एवं अफगानिस्तान। तो उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे राष्ट्रों से घनिष्ठता, जैसे रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा एवं अफगानिस्तान। दूसरा था एशिया समर्थक भावनाएं परिलक्षित हुई। तो एशिया समर्थक भावनाएं परिलक्षित हुई थी। ठीक है, और आपका आगे का है 1885 में बर्मा के अधिग्रहण की भर्त्सना करना, जापान के औद्योगिक विकास के उदाहरण से प्रेरणा लेना, आई वो त्वान,
आर्यभट्टवान आंदोलन के दमन के लिए 1895 में जापान का विभाजन किए जाने की प्रदर्शना करना। तो आर्यभट्टवान आंदोलन के दमन के लिए 1895 में जापान का विभाजन किए जाने की प्रदर्शना। चीन को विभाजित करने के साम्राज्यवादी प्रयासों की निंदा। तो चीन को विभाजित करने के साम्राज्यवादी प्रयासों की निंदा। जापान द्वारा जारशाही रूस की पराजय, इसने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। तो जापान द्वारा जारशाही रूस की पराजय, ठीक है, और इसने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। कांग्रेस द्वारा बर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन। तो कांग्रेस द्वारा बर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका था 1880 से प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर आपके लिए, इसलिए पूरा पढ़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध, तो आपका प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद 1920 एवं 1930 के दशक में समाजवादियों के साथ समीकरण स्थापित करना। तो 1920 एवं 1930 के दशक में समाजवादियों के साथ समीकरण स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद 1936 के बाद फांसीवाद विरोधी रवैया। 1936 के बाद फांसीवाद विरोधी रवैया क्या था, उसको पढ़ेंगे बाद में हम लोग। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत, तो स्वतंत्रता के बाद आपका क्या था। ठीक है, तो ये आपका था। तो यहाँ पर आपका एक कुछ पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो अपने प्रबुद्ध स्वहितों तथा प्रबल परिस्थितियों को विचार में रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के 3 साधन बताए थे। तो अपने प्रबुद्ध स्वहितों तथा प्रबल परिस्थितियों को विचार में रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के 3 साधन बताए थे। पहला आपका गुटनिरपेक्षता, दूसरा आपका विश्व शांति बनाए रखना, तीसरा का सभी देशों से मैत्री। ठीक है, तो अपने प्रबुद्ध स्वहितों तथा प्रबल परिस्थितियों को विचार में रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के 3 साधन बताए थे। गुटनिरपेक्षता, विश्व शांति बनाए रखना और आपका सभी देशों से मैत्री। ठीक है, तो ये आपका था टोटल सारांश चैप्टर नंबर 36 का। ठीक है, समरी, इसको हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो अध्याय 36 का राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, इसका समरी पढ़ रहे थे। तो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत की सुस्थापित राजनयिक संलग्नता एक ऐसा कारक रही जिसने भारत की बाहरी दुनिया से अंतरक्रिया को सुसाध बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य और 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1920 के दशक में भारत राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संस्थापक सदस्य था। ठीक है, 1880 से प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं। 1878 के बाद अंग्रेजों ने अनेक विस्तारवादी अभियान किए जिनका राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। इन्हीं अभियानों में सम्मिलित है द्वितीय अफगान युद्ध 1828 से 1880। 1882 में इंग्लैंड द्वारा मिस्र में कर्नल अराबी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों का कुछ अन्य के लिए सेनाएं भेजना। 1885 में बर्मा का कंपनी साम्राज्य में विलय। 1890 के दशकों में रूस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में किए गए विभिन्न प्रयास। राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय कबीले द्वारा किए गए प्रतिरोध का समर्थन किया। राष्ट्रवादियों ने उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत की। 1897 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सी शंकर नायर ने कहा, हमारी वास्तविक नीति शांति की नीति है। इस प्रकार 1880 से लेकर 1914 के दौरान उभरती विचारधारा थी। उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे राष्ट्रों से घनिष्ठता, जैसे रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा एवं अफगानिस्तान। एशिया समर्थक भावनाएं परिचित हुई। 1885 में बर्मा के अधिग्रहण की प्रदर्शना हुई। जापान के औद्योगिक विकास के उदाहरण से प्रेरणा मिली। आर्यभट्टवान आंदोलन के दमन के लिए 1895 में जापान का विभाजन किए जाने की प्रदर्शना। चीन को विभाजित करने के साम्राज्यवादी प्रयासों की निंदा की गई। जापान द्वारा जारशाही रूस की पराजय, इसने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। कांग्रेस द्वारा बर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन। प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1920 एवं 1930 के दशक में साम्राज्यवादियों के साथ समीकरण स्थापित करना। नेक्स्ट आपका 1936 के बाद फांसीवाद विरोधी रवैया स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट आपका अपने प्रबुद्ध स्वहितों तथा प्रबल परिस्थितियों को विचार में रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन बताए थे। गुटनिरपेक्षता, विश्व शांति बनाए रखना और सभी देशों से मैत्री। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। ठीक है, आपका यहाँ पर समरी चैप्टर नंबर 6 का 36 का कंप्लीट हो गया है। ठीक है।